हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडिकल प्लस। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा जाता है। साथ ही ये बेसिक है जो आपको आगे के मेजर टॉपिक्स जैसे कि नर्व मसल फिजियोलॉजी को समझने में हेल्प करेगा। व्हाट इज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। ये मेनली दो मेजर प्रोसेसेस में डिवाइडेड है विच इज विद एनर्जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, विदाउट एनर्जी पैसिव ट्रांसपोर्ट। हम सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन सिंपली क्या है? जहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन है वहाँ से सब्सटेंसेस किसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के थ्रू जहाँ उनकी कंसेंट्रेशन लो है वहाँ मूव करेंगे। ये है डिफ्यूजन। इसको हम दो मेजर टॉपिक में पढ़ेंगे, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन क्या है? सिंपल डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस along concentration gradient across a membrane. सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफ्यूजनल इक्विलिब्रियम। उसको हम शॉर्ट में समझेंगे। जब सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है तो ये मूवमेंट रैंडम होता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर ये मूवमेंट स्टॉप हो जाता है। जनरली हमें ये दिखता है कि मूवमेंट स्टॉप हो गया है बट वो हो रहा होता है। इसी पॉइंट को हम कहते हैं डिफ्यूजनल इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजनल इक्विलिब्रियम। Now we will study about the factors affecting rate of diffusion. कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि मॉलिक्यूलर साइज का क्या रोल है। जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन उतना कम होगा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन होगा। जैसे कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए हमारे बॉडी में डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। अनदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड का बना हुआ होता है, लिपिड। इसीलिए जो सब्सटेंसेस लिपिड में सॉल्युबल होते हैं उनका डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। इसीलिए लिपिड सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी सब्सटेंस की वो उतना आसानी से डिफ्यूज़ होगा। साथ ही जो ग्रेडियंट है वो जितना ज़्यादा होगा डिफ्यूजन उतना ज़्यादा होगा। Now we will talk about facilitated diffusion. So what is the main difference between simple diffusion and facilitated diffusion? सिर्फ मेजर डिफरेंस यही है कि यहाँ पे कैरियर होता है। कैरियर, व्हाट इज अ कैरियर? कैरियर इज सिंपली अ प्रोटीन। ये इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है या इस डिफ्यूजन प्रोसेस को कराता है। सो कैरियर को हम चैनल्स भी बोल सकते हैं। चैनल्स मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है वो चैनल्स जो हमेशा ओपन होते हैं, उन्हें हम लीकी चैनल्स कहते हैं। और एक चैनल्स होते हैं गेटेड। सो गेटेड चैनल्स, फिर उनके एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं, लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, मैकेनो सेंसिटिव चैनल्स होते हैं। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि ये गेटेड चैनल्स का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, लेट्स से एग्जांपल ऑफ लाइगेंड गेटेड चैनल।
ये चैनल तभी ओपन होगा जब लिगैंड के कांटेक्ट में आएगा। जैसे ही लिगैंड का कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, ये चैनल्स क्लोज हो जाएंगे। और लिगैंड क्या होता है? एग्जाम्पल न्यूरोट्रांसमीटर्स, हॉर्मोन्स, ये लिगैंड है। ये जब आके बाइंड करेंगे तो चैनल खुल जाएगा, ये जब हट जाएंगे तो चैनल बंद हो जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। ओके, सो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये एक रिसेप्टर है, और लेट्स से इट्स अ लिगैंड विच इज इंसुलिन। और सेल के अंदर क्या है? इंट्रासेलुलर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल वेसिकल्स है। इंट्रासेलुलर ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट चैनल वेसिकल्स। सो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हमारा इंसुलिन विच इज अ लिगैंड इस रिसेप्टर से आके बाइंड करता है, तो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिग्नलिंग होती है। जैसे कि ये आके यहाँ पर बाइंड किया और यहाँ से सिग्नल्स आए, विच इज कॉल्ड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट सिग्नलिंग। इससे ये वेसिकल्स का मूवमेंट टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन बढ़ जाता है। एंड फाइनली ये वेसिकल्स हमारे सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं। जैसे ही ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करते हैं, हमारे जो चैनल्स हैं ये एक्सपोज्ड हो जाते हैं और ओपन हो जाते हैं। इससे हो क्या रहा है कि अब ग्लूकोज की एंट्री सेल के अंदर हो सकती है। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ ligand facilitated transport। एंड अब हम समझेंगे अदर एग्जाम्पल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विच इज एक्वापोरेंस। ये क्या है? एक्वापोरेंस भी चैनल्स हैं। ये क्या करते हैं? ये वाटर का मूवमेंट कराते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लिपिड का बना हुआ होता है और वाटर एक पोलर सब्सटेंस है, तो उसके मूवमेंट में डिफ़िकल्टी होती है। इसीलिए हमें चैनल्स या एक्वापोरेंस की ज़रूरत होती है, जिससे वाटर का मूवमेंट हो सकता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, विच इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस इज द पैसिव फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट यहाँ हाई कंसंट्रेशन में है, ये सॉल्यूट है, लो कंसंट्रेशन में है। सॉल्वेंट का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। सो यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखना कि सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है across the semi-permeable membrane from high concentration to low concentration, not the movement of solute। इसमें हमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट समझने की ज़रूरत है, विच इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सिंपली समझें हम तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टॉप दिस प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ को समझते हैं। ये मैंने रेट ऑफ डिफ्यूजन और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बीच में ग्राफ बनाया है। इसमें मैंने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बताया।
इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ता जा रहा है फॉर सिंपल डिफ्यूजन। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में थोड़ा अलग है। जैसे जैसे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनिशियली बढ़ रहा है, पर उसके बाद धीरे धीरे ये फ्लैट हो गया। ये इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर कैरियर और चैनल्स आ रहे हैं। कैरियर और चैनल्स का नंबर फिक्स है, एक लेवल तक ही हम कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट बढ़ाकर ये डिफ्यूजन की प्रोसेस को कर सकते हैं, रेट बढ़ा सकते हैं। जैसे ही हमारे सारे चैनल्स यूटिलाइज हो गए, उसके बाद हम कितना भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ा दें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा रेट में। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। मतलब इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ये मेनली दो तरह का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ओके, सो लेट्स से ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम पोटेशियम पंप का। ये पंप जो होता है जनरली हमारे बॉडी की सभी सेल्स में मिलता है। ये करता क्या है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें 3 सोडियम बाहर की तरफ आता है और 2 पोटेशियम सेल के अंदर एंटर करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। एटीपी ब्रेक होगा, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में एनर्जी रिलीज होगी और ऑपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम 3 सोडियम बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएगा। ये है एग्जाम्पल प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। इसमें क्या हो रहा है कि एक सोडियम अंदर आ रहा है, ये एक एंटीपोर्ट है, एक सोडियम अंदर आ रहा है और एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बाहर जा रहा है। हम जानते हैं कि सोडियम का कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, इसीलिए सोडियम फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन आ रहा है, पर वही फैसिलिटेट करा रहा है H+ के मूवमेंट को अंदर से बाहर की तरफ। तो यहाँ पर डायरेक्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है एटीपी का। एटीपी का यूटिलाइजेशन एक्चुअली बाहर सोडियम के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हुआ था, पर इससे H+ का मूवमेंट बाहर की तरफ भी हो रहा है। इसीलिए ये एक एग्जाम्पल है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके डाउट्स और सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।